हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो यूनिट नंबर 2 है वेक्टर कैलकुलस वो कवर करेंगे। और ये वेक्टर कैलकुलस का पहला ही लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से हम लोगों ने आई थिंक 10 या 11 लेक्चर्स में मैंने क्या किया उसको कंप्लीट किया। एक एक टॉपिक्स मैंने कंप्लीट किया, उसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। ठीक है। और आज हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर कैलकुलस के में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस वेक्टर कैलकुलस का जो हमारा पहला जो लेक्चर होगा वो क्या होगा, हमारे पास लाइन इंटीग्रल। ठीक है। लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ लेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर्स में एंट्री करेंगे, डेल ऑपरेटर, कर्ल ऑपरेटर, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ग्रेडियंट पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ग्रीन थ्योरम पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है लाइन इंटीग्रल। ठीक है। जो इंटीग्रेशन होता है वो लाइन इंटीग्रल का कैसे होता है उसी को थोड़ा सा हम लोग को देखना है। ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हम लोग को क्या पढ़ना है, लाइन इंटीग्रल। तो थोड़ा सा उसके बारे में समझें कि लाइन इंटीग्रल क्या कह रहा है, क्या होता है लाइन इंटीग्रल। ठीक है। देखिए लाइन इंटीग्रल क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास क्या है वेक्टर फील्ड है, सपोज करिए कि मैंने आपके लिए कोई वेक्टर फील्ड बना दिया। ऐसे हमने बना दिया कि ये हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है। ऐसे इसको समझ के रखेंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठेगा। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है। ये सपोज करिए हमने क्या बना रहा हूँ, मैं एक वेक्टर फील्ड बना रहा हूँ। ठीक है। मैंने इसका नाम दे दिया, ये जो हमारे पास है ये वेक्टर फील्ड है जिसका नाम है ए वेक्टर है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस वेक्टर फील्ड में बच्चों हमें कोई एक कर्व ड्रा करना है। ठीक है। और हमें क्या करना होगा, उसका लाइन इंटीग्रल निकालना है। ठीक है। हमने सपोज करिए कि इस वेक्टर फील्ड में हमने क्या कर दिया, एक कोई ऐसे कर्व हमने ड्रा कर दिया, रेंडमली कोई भी कर्व ड्रा कर दीजिए। आपने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज करिए मैं यही पॉइंट लेता हूँ। और ये जो लाइन है, ये जो कर्व है मेरा, ये क्या है, एक कर्व मैंने ड्रा किया है एक वेक्टर फील्ड में। ये मैंने कहा ना कि ये वेक्टर फील्ड है हमारे पास। और इस वेक्टर फील्ड में हमें क्या करना है, एक कर्व ड्रा कर दिया हमने। तो अब कर्व ड्रा किया, सपोज करिए इस जो कर्व है इसका हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं बच्चों। क्या निकालना चाहते हैं, लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल है तो बच्चों हमारे पास लाइन ही मिलेगी। क्या मिलेगी, लाइन ही मिलेगी। वन डायमेंशनल की चीज़ों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल में हम लोग यूज कर सकते हैं। सरफेस इंटीग्रल आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो 2 डायमेंशनल में यूज करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, जो कि 3 डायमेंशनल में क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो इस लाइन इंटीग्रल को हम लोग समझने के लिए क्या किया, एक वेक्टर फील्ड को कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया, इमेजिन कर लिया। और इस वेक्टर फील्ड में मैंने क्या कर दिया, एक कोई रेंडमली मैंने कर्व ड्रा कर दिया। जिस कर्व को मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एक कर्व हो गया, जो हो गया हमारे पास पी क्यू। ठीक है। अगर इस पूरे पी क्यू कर्व का अगर बात करूं तो इसका जो लेंथ हो जाएगा बच्चों, सपोज करिए पी क्यू जो कर्व है इसका जो लेंथ है बच्चों एल है। यहाँ तक क्लियर है। अब इस एल लेंथ का हम लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। ये एक तरह से लाइन ही है मेरे पास। आप कोई भी लाइन ले सकते हो बच्चों, ये नहीं कि कर्व लाइन ही लेना है। आप सिंगल लाइन भी कोई ट्रीट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। इस तरह से भी कोई लाइन ले सकते हो। ठीक है। रेंडमली इस तरह से भी कोई लाइन ले सकते हो। तो ये कोई वो नहीं है, श्योर नहीं है कि आपको कर्व ही लेना है। बस जो भी लेना है आपको वन डायमेंशनल में जस्ट लाइक ए लाइन की तरह ट्रीट हो, वही चीज़ हमें लेना है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए, तो मैंने कर्व को मान के ही आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड करूंगा डिस्कशन। तो मैंने कहा कि सपोज करिए कोई पी क्यू मेरे पास कर्व है और इसका जो लेंथ है बच्चों एल है। और ये जो है एक वेक्टर फील्ड ए में क्या हुआ, रखा गया है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए बच्चों एक छोटा सा लेंथ, कोई भी लेंथ कहीं पे भी कंसिडर करेंगे। सपोज करिए मैंने यहीं पे एक लेंथ कंसिडर कर लिया। ये जो लेंथ है बच्चों वो क्या है, डी एल है। ठीक है। लेंथ है, स्मॉल लेंथ है तो हम लोग क्या करेंगे, डी एल। अगर वेक्टर में है तो सपोज करिए मैं इसको वेक्टर लगाना चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ। ठीक है। और नहीं भी तो चूंकि वेक्टर फील्ड में है तो मैंने क्या मान लिया, चलिए ये डी एल हो गया यहाँ पे इतना दूरी। ठीक है। ये क्या हो गया, डी एल। जैसे पोजीशन वेक्टर होता है ना, बच्चों को माइंड में आ गया होगा, अरे सर एल के पास वेक्टर क्यों लगा रहे हैं। बच्चों पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर पढ़े हैं जिसको आर वेक्टर कहते हैं। तो उसी तरह से इसको ट्रीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास डी एल हो गया। और ये जो
ये जो वेक्टर फील्ड में सपोज करिए मैंने कोई यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया, जो पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है वो हमारा पी, और ये जो है हमारे पास बच्चों वेक्टर ए है जैसे कि हम जानते हैं। ठीक है, यही वेक्टर ए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हमने क्या किया, ये जो पॉइंट हमने लिया तो मैंने क्या किया, वेक्टर फील्ड से एक लाइन ड्रा किया। मैंने माना कि ये जो छोटा सा लेंथ हमने ले रखा था, ये जो होगा वेक्टर फील्ड की दिशा से कितना एंगल बना रही है बच्चों, थीटा एंगल बना रही है। इतनी बातें समझ में आई। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट समझिए। मैंने क्या किया, एक रेंडमली वेक्टर फील्ड बनाया बच्चों। उस वेक्टर फील्ड में मैंने एक कर्व को ड्रा किया। आप इसकी जगह पे एक लाइन भी ड्रा कर सकते हो रेंडमली, सीधा तिरछा किसी तरह की भी लाइन। मतलब कहने का सेंस ये है कि लाइन इंटीग्रल में हम लोग वन डायमेंशनल क्वांटिटियों का क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, या लाइन टू लाइन चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। उसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि इस लेंथ पी क्यू जो कर्व है हमारा, इसका लेंथ सपोज करिए एल है, तो इसे हमने क्या करेंगे, छोटा सा लेंथ कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ कितनी हो गई हमारे पास, डी एल। ठीक है, ये जो डी एल लेंथ है बच्चों, इस वेक्टर फील्ड जो हमने ड्रा किया है, तो वेक्टर फील्ड से जो इस मतलब इस डी एल जो पॉइंट है, ये क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है बच्चों। क्लियर हो गया इतनी बातें, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग वेक्टर अलजेब्रा जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि अगर सपोज करिए हमारे पास ये हो गया, हमारे पास एक वेक्टर बी, और ये कंपोनेंट हमारे पास क्या है बच्चों, वेक्टर ए। ठीक है, और ये एंगल है क्या, थीटा। तो इस वेक्टर ए का एक कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिलता है ए कॉस थीटा। कितनी बातें समझ में आई, मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और बी, तो इस वेक्टर ए का जो होगा बच्चों कंपोनेंट, इस साइड में हमें क्या मिलेगा, ए कॉस थीटा। तभी तो जब हम लोग निकालते हैं क्या, ए डॉट बी बच्चों निकालते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास क्या हो गया, ए कॉस थीटा इंटू बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये होता है, और तभी जा करके हमारे पास बनता है ए बी कॉस थीटा। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसी का हम लोग देखेंगे डीएल साइड में कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ए का अगर इस साइड में कंपोनेंट देखें तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि ए कॉस थीटा। बात समझ में आ गई, कितनी चीजें। तो ये चीजें हम लोग इसमें इसमें कर लिए। अब इसी को क्या कर देंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, तो इसी छोटे छोटे पार्ट बच्चों, ये छोटा पार्ट, 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 इन सारे छोटे पार्टों का क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रल कर देंगे। एक्चुअली किसका इंटीग्रल कर रहे हैं बच्चों, हम लोग लाइन का इंटीग्रल कर रहे हैं। पी क्यू क्या हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का इंटीग्रल कर दे रहे हैं हम लोग छोटे छोटे पार्टों में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लाइन इंटीग्रल। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करिए मैंने क्या बना दिया, एक इंटीग्रेशन का सिंबल बना दूंगा, और लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, पी से क्यू। ये लिमिट बच्चों वेरी हो सकती है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी होती है। ठीक है, ये फिक्स नहीं रहता। हमने क्या बोला, पी क्यू लेंथ है पूरा, तो हम लोग छोटे छोटे पार्टों में कहाँ तक बदलेंगे बच्चों, पूरा क्यू तक हम लोग बदलेंगे छोटे छोटे पार्टों में। क्लियर हो गया। और हमारे पास क्या था बच्चों, वेक्टर फील्ड क्या था, ए था। उस वेक्टर फील्ड में बच्चों हम लोग ने क्या किया, एक लाइन लिया छोटा सा डी एल। अब जब हम पूरा क्या कर देंगे, देखिए P से लेके Q तक पूरे L को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वेक्टर फील्ड में क्या मिल जाएगा, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं जो मैंने अभी बताया आपको कंपोनेंट के फॉर्म में। तो ये हमारे पास अगर बोलूँ तो पी क्यू हो जाएगा। जब वेक्टर का सिंबल हटाएंगे बच्चों तो वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ए कॉस थीटा, और जो डीएल हमारे पास मैग्नीट्यूड के फॉर्म में वो कितना हो गया बच्चों, डीएल। तो ये इतनी वैल्यू हमारे पास आती है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ कुछ। मैंने क्या कहा, लाइन इंटीग्रल बच्चों कुछ नहीं है, एक लाइन का हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, या कोई ऐसी चीज जो लाइनों से मिल के बनी हुई है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं बच्चों, रेक्टेंगुलर शेप का मैं एग्जांपल दूं। देखिए एक है लाइन हमारे पास ए बी, एक लाइन है बी सी, एक लाइन है सी डी, एक लाइन है डी ए। मतलब यहाँ पे चार लाइन बनी हुई है बच्चों, कितनी लाइन बनी हुई है, चार लाइन। अब सारे चारों लाइनों का क्या वैल्यू निकालना हो, ए से बी तक कितना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें ए से बी तक का पूरा हमें मिल जाएगा लेंथ कितना है। लिमिट लगा देंगे तो आसानी से मिल जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और वहां पे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों लाइन इंटीग्रल क्या होता है, लेट पी क्यू बी एनी कर्व। क्या करना है, हमने क्या कर लिया, पी क्यू, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम अच्छे से बनाया है।
पी क्यू हमने क्या कर लिया, एक कर्व को क्या कर लिया, लिट कर लिया, कंसिडर कर लिया। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इस जो कर्व है, ये कर्व कहाँ हमने ड्रा किया है, एक वेक्टर फील्ड ए है हमारे पास, में वहीं पर ड्रा किया हूँ। सपोज कि पूरा वेक्टर फील्ड हमारे पास है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ऐसे डॉट लाइन का। पूरा हमारे पास क्या है बच्चों, ये वेक्टर फील्ड ए है, इसी में हमने क्या किया है, इस कर्व को क्या किया है बच्चों, ड्रा किया है, ठीक है। और जो डीएल है स्मॉल, ये डीएल जो स्मॉल लेंथ है हमारे पास डीएल, ये हमारे पास क्या स्मॉल लेंथ है। और जो स्मॉल लेंथ ये है बच्चों, इस वेक्टर फील्ड से कितना एंगल बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। आइए हम पीछे इतना चीज देख लें। देखिए एलिमेंट लेंथ अलोंग दिस कर्व एट एनी पॉइंट बी, डीएल क्या हमारे पास एक एलिमेंट है, कहाँ पे, पॉइंट बी ए पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, पॉइंट बी, इस पॉइंट बी पे हमारे पास एक डीएल लेंथ है, ठीक है। Let vector A represent the vector at B in direction making with angle theta with dl। हमने क्या कहा बच्चों, ये जो वेक्टर फील्ड है ना, ये इस dl से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। हम लोग इमेजिन कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, in general if vector A vary in magnitude and direction from point to point along the curve and कर्व टू कर्व, तो लाइन इंटीग्रल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी मैं लिखता हूँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ। देखिए अब ये पॉइंट हमने यहाँ लिया, तो यहाँ पे थीटा ये है। अगर सपोज करिए कि यही लाइन मैं ऐसे ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए ऐसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये अलग थीटा बन जाएगा। सपोज करिए क्या बन गया, थीटा वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएल। तो अलग अलग जगह पे हम लोग ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं बच्चों। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जहाँ पे लिया वहीं पे आप लोगे, यहाँ पे कुछ और थीटा बनेगा बच्चों। कोई जरूरी थोड़ी नहीं यहाँ पे जो थीटा बना वही यहाँ पे बनेगा, वही यहाँ पे बनेगा। क्लियर है कि नहीं। प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहेगा ये थीटा। लेंथ तो मान लीजिए हम डीएल ही लेंथ लेंगे, वो हमारे ऊपर है वो तो, ठीक है। लेकिन उस पॉइंट से वेक्टर फील्ड से ये जो लेंथ हमने लिया है, ध्यान से समझिएगा, ये जो लेंथ हमने कंसिडर किया है, ये लेंथ इस वेक्टर फील्ड जो हमने बनाया है वहां से ये कितना एंगल बना रहा है वो वेरी करेगा, ठीक है। जगह टू जगह, पर्सन टू सॉरी प्लेस टू प्लेस। समझ में आ गई बात इतनी। वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि इन जनरल इफ वेक्टर ए वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट अलोंग द कर्व, मतलब जो ये कर्व है, ये पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, तब क्या कह रहा है, तब लाइन इंटीग्रल हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा आपसे, तब जाकर के हम लोग लाइन इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं। सपोज करिए लाइन इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास पी से क्यू, ये चीज़ें सारी नोट्स में रहेंगी हमारे पास। वेक्टर ए फील्ड है हमारे पास, इनटू इनटू क्या हो गया बच्चों, डी एल। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देंगे। पूरा पी क्यू क्या है मेरे पास, लेंथ है। और हमने कहा ना वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है डीएल साइड में क्या है बच्चों, ए कॉस थीटा, और डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीएल। देखिए केवल मैंने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, ए कॉस थीटा उसका कंपोनेंट होगा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और जो लेंथ था मेरा वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दिया। और इसको मान लेते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1, इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए अलोंग द कर्व पी क्यू। ये ही जो चीज़ हमें मिल के आई, यही क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है एक वेक्टर फील्ड ए का लाइन इंटीग्रल। क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे एक वेक्टर फील्ड एल है, ए है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक छोटा सा लाइन है, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया पूरे लेंथ का पी से क्यू तक। तो ये जो चीज़ें हमें मिल रही हैं, यही मुझे क्या मिल रही है, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू मिल रही है, किसका, वेक्टर फील्ड ए का along द कर्व पी क्यू। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत। यही सिंपल सा क्या है, मेरा लाइन इंटीग्रल है, ठीक है ना। इसमें बहुत कुछ नहीं है बेटा, बस हमको लाइन इंटीग्रल करने आना चाहिए। किसी का भी लाइन इंटीग्रल होगा तो आपको यही मिलेगा, इंटीग्रेशन। सपोज करिए वेक्टर ए इंटू डी एक्स प्लस वेक्टर ए इंटू डी वाई, ऐसे ही मिलेगा। मतलब एक ही लाइन रहेगा, यहाँ पे डी एक्स ही रहेगा, या केवल डी वाई रह सकता है, या केवल डी जेड मिलेगा आपको। कभी भी आपको डी वाई इंटू डी एक्स नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाएगा, वो सरफेस इंटीग्रल में आपको मिलेगा। बातें समझ में आ गई इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कुछ इसमें समझना ही नहीं है। हमने बस क्या करना है, एक वेक्टर फील्ड लेना है जिसकी वैल्यू क्या है ए, और हमें क्या कर लेना है, एक वेक्टर फील्ड में ही क्या करना है, कोई लाइन कंसिडर कर लेना है। उस लाइन में एक छोटा सा क्या करना है, पार्ट हमें डीएल ले लेना है, ठीक है। और उस वेक्टर फील्ड से जो भी डायरेक्शन बन रहा हो थीटा एंगल, वो हमें कंसिडर कर लेना है। और इस वेक्टर फील्ड का थीटा पे कंपोनेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा। अब वही हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे, बस हमें लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखिए इसमें क्या करना है। अब कह रहा है कि इन टर्म ऑफ कार्टेशियन, ये सारी चीजें नोट्स में रहेगा, इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट। कार्टेशियन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कार्टेशियन कंपोनेंट क्या होता है, एक्स कामा वाई कामा जेड, यही मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। आइए उस पर भी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग। जैसे कि हमको पता है कि हमारा लाइन क्या है, पी क्यू लेंथ है पूरे लाइन का, और हमारे पास क्या है, एक वेक्टर फील्ड ए है इंटू डी एल है, ठीक है बच्चों। अब इसी पे क्या करना है, हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रखना है, तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू, वेक्टर फील्ड ए है बच्चों ना, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर फील्ड ए है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ए एक्स आई कैप, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। ये आप लाइन में कंसीडर करके साइड में लिख लीजिएगा, यहाँ पे मत लिखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और हमारे पास अब देखिए डी एल की बात आती है, तो डी एल कब होगा, जब एक्स में होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स, ठीक है। वाई में होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, डी वाई। जब जेड में है बच्चों तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी जेड। यही मेरा क्या हो जाएगा, डी एल। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, डी एल। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, डी एल। क्लियर हो गया। क्योंकि भाई एल जो है एक्स डायरेक्शन में ही तो है ना, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कर्व लिया, अब मैं यहीं पे कहता हूँ नहीं आप लाइन ले लीजिए, देख लीजिए लाइन, तो ये लाइन लेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन है, तो इसमें जो छोटा सा डिस्टेंस लेंगे बच्चों, वो कितना आएगा मेरे पास, डी एक्स। ये हमारे पास y है, तो y में अगर छोटा सा कोई डिस्टेंस लेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, dy। और यही कैसे बिहेव करेगा, dl की तरह बिहेव करेगा। बात समझ रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया z, तो z में एक छोटा सा पार्ट लेंगे तो क्या स्मॉल पार्ट, तो क्या मिलेगा मुझे, dz। यही मेरा किस तरह बिहेव करेगा बच्चों, dl की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है कि नहीं ये सारी चीजें। तो उसी तरह से हमें इसको कंसिडर करके चलना है। तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका, ये इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास पी क्यू, ए की वैल्यू, वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास ए एक्स, और उस केस में डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, लाइन इंटीग्रल ए एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत। फिर आप लोग लिख सकते हो क्या, ए वाई इंटू डी वाई, प्लस आप क्या लिख सकते हो, ए जेड इंटू डी जेड, ब्रैकेट बंद। ये हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, लाइन इंटीग्रल मिल गया। ये हमारे पास देख लीजिए इस वेक्टर फील्ड का हो गया, ये लाइन की तरह ट्रीट करेगा dx। फिर यहाँ पे dy लाइन की तरह ट्रीट करेगा, और ये z भी, dz भी क्या करेगा, लाइन की तरह ट्रीट करेगा। ये बातें समझ में आया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल को लिख लिया, इसी का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन वगैरह करने में, ठीक है। आगे देखिए, इफ ए फोर्स F इज एक्टिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, किस तरह पे लिया है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, जिस तरह से हम लोग जानते हैं ऐसे ही नोट्स में बना लीजिएगा आप लोग। इसमें क्या लिया है, इफ ए वेक्टर, अगर हमारे पास कोई फोर्स है, इफ ए फोर्स एफ इज एक्टिंग दो बार हो गया है, ऑन ए मूविंग पार्टिकल, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, देन द लाइन इंटीग्रल, ठीक क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स वेक्टर है एफ इंटू डी एल, ठीक है। ये हमारे पास हो गया इसका लाइन इंटीग्रल। लिमिट कुछ भी हो सकता है बच्चों, अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे, सिंपल से बता रहे हैं। ओवर द पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इज वर्क डन बाय द फोर्स। समझ में आया तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, W इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन पी क्यू एफ इंटू डी एल, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। देख लिए, तो लाइन इंटीग्रल हमने निकाल दिया, फोर्स का निकाल दिया, तो क्या मिल गया मुझे, वर्क मिल गया। बात को समझिएगा। आपने केवल कहा कि फोर्स का, मान लीजिए आप हमसे कहते हैं या मैं ही आपसे कहता हूँ, अच्छा बच्चों फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालिए और बताइए क्या मिलेगा मुझे। तो आप कहेंगे सर फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे
तो मुझे वर्क मिलेगा। ये मेरा एक तरह से इसका एप्लीकेशन टाइप का समझिए, या एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या कहा गया, सपोज करिए यहाँ पे कोई पार्टिकल हो गया, यहाँ पे क्या है, कोई पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किएगा, फोर्स लगा गया बच्चों, हमने क्या किया, वेक्टर फोर्स लगाया F। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, DL डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस किया ट्रेवल, DL। यही जो DL ट्रेवल किया बच्चों, ये पार्टिकल, मैंने कहा कि इसका लाइन इंटीग्रल बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इंटीग्रेशन लगा दीजिए, और फोर्स है वेक्टर फील्ड की तरह है। किस तरह से है, ए वेक्टर की तरह है बच्चों, वेक्टर फील्ड ये भी है, फोर्स भी, और ए भी वेक्टर फील्ड है। तो हमने क्या कहा कि आप कर दीजिए फोर्स का वेक्टर इनटू डीएल कर दीजिए, इतना लेंथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ उस फोर्स की वजह से। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, DL। तो हमने DL लिख दिया। आज जब इतना किया तो हमने देखा अरे ये तो निकालने पे क्या मिल जा रहा है मुझे, टोटल वर्क डन मिल जा रहा है। बात समझ में आ गई। मतलब आपसे कोई कहे कि बच्चों बताओ फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो क्या मिलता है, तो आप कहेंगे सर अगर फोर्स का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। क्लियर हो गया इतनी बातें। तो ये हम लोग लाइन इंटीग्रल का यूज करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, किसी का भी लाइन इंटीग्रल यूज करके। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए सिमिलरली if a unit charge is taken from P to Q in electric field E, then line integral। अब कह रहा है कि कोई चार्ज है, एक सिंगल चार्ज, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो उसको हम जब ला रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो मुझे क्या हो रहा है, लाइन इंटीग्रल मिल रहा है। तो वो लाइन इंटीग्रल कितना मिलेगा बच्चों, वो लाइन इंटीग्रल कितना मिल रहा है, ये देखिए इंटीग्रल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये हो गया, ये भी एक वेक्टर फील्ड है, इंटू DL डिस्प्लेसमेंट टाइप का है। तो क्या रिप्रेजेंट कर, रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स P और Q। P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है बच्चों, वही हमें क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा V हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा हमारे पास, P से Q तक जो हम लोग पढ़ते हैं वही हो जाएगा हमारे पास A इंटू DL। क्लियर हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस में E इंटू DL। माइनस वगैरह हम लोग पढ़े हुए हैं इंटर वगैरह में, वही चीज यहाँ पे आया हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है, ठीक है ना बच्चों, उसका जब हम लाइन इंटीग्रल निकालना, इसको ऐसे समझोगे तब समझ में आएगा। क्या, यहाँ पे क्या है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा गया है बच्चों, चार्ज रखा गया है। तो जब चार्ज रखा गया है तो आपसे कहा जाए कि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करिए, लाइन इंटीग्रल निकालिए, क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आपने देखा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। क्लियर हो गया। नेगेटिव साइन तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब हम लाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से मिलता है। तो ये नेगेटिव साइन भी आता है क्यों बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि क्या होती है, ये इसके अपोजिट होती है। कैसे, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों 1/r² की होती है। मतलब दूरी जितना ही घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, उतना ही बढ़ेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे DL क्या है, देख रहे हैं DL, ये DL भी क्या हो रहा है, DL अगर बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। आप इसको ऐसे समझ के रख सकते हैं। क्लियर हो गया, बात समझे क्या, कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसे समझिए R बढ़ रहा है हमारे पास, तो ये जो हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी वजह से क्या आता है, माइनस साइन आ गया। समझ में आ गया। या DL ले लेंगे, तो DL ले लेंगे तो क्या समझेंगे कि जो डिस्टेंस मेरा DL है वो अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, घट रही है। DL को हम लोग किस तरह ट्रीट कर लेंगे बच्चों, EL की तरह ट्रीट करिए। और समझिए कि यहाँ पे L लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा, R बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। यानी एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव साइन हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या देखा कि जब लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, तो मुझे क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या देख लेंगे कि इफ वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, अगर हमारा जो वेक्टर फील्ड है बच्चों वो कंजर्वेटिव है,
ठीक है। देन वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज पाथ इज 0। मतलब कंजर्वेटिव मतलब ये होता है बच्चों कि वो किस पाथ पे है उस पर डिपेंड नहीं करता। आप लोग पढ़े भी होंगे इंटर में कंजर्वेटिव वर्क या कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब संरक्षित रहता है वो, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड क्या है, संरक्षित रहेगा। कब सुरक्षित रहेगा, इफ वेक्टर फील्ड लाइन इंटीग्रल अलोंग द क्लोज पाथ इज 0। दैट इज कंजर्वेटिव फील्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, एक आएगा क्लोज फील्ड आएगा हमारे पास। देखिए मैं ऐसे इंटीग्रल बना दिया, क्लोज फील्ड है हमारे पास एक वेक्टर, तो जब उसका लाइन इंटीग्रल निकालते हैं बच्चों तो हमेशा क्या मिलता है, मुझे 0 ही मिलता है, ठीक है ना। ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन के तौर पे एक पॉइंट ये भी हमारे पास है क्या, कि कोई भी आकर फील्ड जो है, फील्ड कंजर्वेटिव है बच्चों। ध्यान से क्या चीज बोला जा रहा है वो चीज समझना आपको जरूरी है, तभी इसको यूज कर पाओगे। जो फील्ड है बच्चों, ये जो फील्ड हमारे पास ए वेक्टर है, ये कंजर्व है। क्या है बच्चों, कंजर्वेटिव है, मतलब संरक्षित है, कभी खत्म नहीं होगा, इस तरह का सेंस है। तो कंजर्वेटिव है, तो अगर कंजर्वेटिव कोई फील्ड है, ऐसे समझिए कंजर्वेटिव कोई फील्ड है, उसका लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो भी क्लोज पाथ का बच्चों, क्या है, क्लोज पाथ का, तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, थोड़ा सा लाइन इंटीग्रल के बारे में हम लोग क्या कर लिए थे, डिस्कशन कर लिया, ठीक है। अब एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन भी कोई देना होगा तो हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, एक सिंपल सा, ठीक है। क्या कैसे करते हैं इसको लाइन इंटीग्रल, वैसे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग छोटा सा। आपके पास कोई दिक्कत इसमें अभी तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस जो बेसिक चीजें मैंने बताया आपको, कि बस लाइन इंटीग्रल बच्चों कुछ नहीं होता है, कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है ना, कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हो, कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है। तो उसका जब हम लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन करेंगे, कोई भी वेक्टर फील्ड है उसको लाइन के अलोंग हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको लाइन इंटीग्रल मिलेगा। जैसे केवल डी एक्स है, देख रहे हैं, डी वाई है, इसको मैं ऐसे ही ब्रेक कर सकता हूँ। इसको आप नोट से मत लिखिएगा, बस समझने के लिए देख लीजिए। इसको पी क्यू, ठीक है, ए एक्स डी एक्स प्लस, ऐसे कर सकते हो आप लोग, पी क्यू ए वाई डी वाई, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन पी क्यू ए जेड और डी जेड, ऐसे भी आप लोग उसको ब्रेक करके कर सकते हो। तो आप लोग हर जगह देखो ये किस तरह ट्रीट हो रहा है बच्चों, लाइन की तरह ट्रीट हो रहा है। एक dx लाइन है बस छोटा सा, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए का, ये क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, ये डी वाई एक छोटा सा लाइन की तरह ट्रीट हो रहा है। एजेड क्या हो गया बच्चों, मैग्नीट्यूड की तरह ट्रीट हो रहा है, और डीजेड क्या है बच्चों, एक छोटा सा लाइन है, ठीक है। इस तरह से इसे लाइन इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, वेक्टर फील्ड में होना चाहिए, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या कि गिवन है, क्या करना हमको, निकालना है, क्या करना, फाइंड इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर निकालना है, ठीक है। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि ए है, हमारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। वेक्टर फील्ड लिख देते हैं, वेक्टर फील्ड यहाँ पे। तो वेयर ए वेक्टर की जो वैल्यू है बच्चों, वो क्या गिवन है हमारे पास, वो गिवन है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया, आई कैप प्लस 2y जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर के कैप, ठीक है, along द कर्व CURVE। कर्व क्या है बच्चों हमारे पास, कर्व है हमारे पास x बराबर t है, ठीक है, और y बराबर क्या है बच्चों, t स्क्वायर है, और z बराबर क्या है बच्चों, t क्यूब है, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी, t की वैल्यू जो गिवन है बच्चों, वो 1 से कम या 1 से बराबर होगी, और 0 से ज्यादा और 0 ऐसी क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द इंटीग्रेशन ए वेक्टर डॉट डी आर वेयर ए इज द इतना along द कर्व इतना, अलग अलग कॉमा दे के लिखिएगा आप लोग एक लाइन में, ठीक है। और फिर ये भी कॉमा दे के लिख लीजिएगा, टी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है।
क्लियर हो गया। आइए जरा इसको हम लोग समझते हैं कैसे क्या करना है। पहले तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि जो t की वैल्यू है बच्चों वो बराबर 1 हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों? 0 के बराबर भी हो सकती है। एक बात ये हो गया। और एक बात क्या होगा? t की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से कम भी हो सकती है और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब कुल मिला जुला के ये मतलब हुआ कि t की वैल्यू जो होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी हमारे पास? 0 से लेके 1 तक के बीच में होगी। बात समझ में आया? टी की वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यार ये टी की वैल्यू क्यों दिया हुआ है, इसका क्या यूज करेंगे, क्या वेक्टर फील्ड गिवन है, क्या क्वेश्चन बता दिए सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बच्चों ठीक है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, मैं अभी इसको समझाता हूँ, मेरा काम है। देखिए वो ही वेक्टर फील्ड ए है जिस वेक्टर फील्ड की हमने बात किया था। सपोज करिए कि हमारे पास ये वेक्टर फील्ड ए हो गया। ऐसे इमेजिन करिए हमारे पास क्या है बच्चों? ये वेक्टर फील्ड ए है। और ये जो वेक्टर फील्ड ए है बच्चों इसकी वैल्यू गिवन है क्या कि आई डायरेक्शन में, ये आई कैप है बच्चों ना, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन में क्या है बच्चों? इस तरह से है कुछ। ये वेक्टर फील्ड इसकी वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऐसे समझिए। क्वेश्चन को जब थोड़ा सा समझेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर भाग जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। ये देखिए हमारे पास एक वेक्टर फील्ड ए गिवन है इस पूरे, तो इसकी जो वैल्यू है बच्चों ये सपोज करिए हमने क्या मान लिया, ये डायरेक्शन हमने मान लिया आई कैप। यहाँ पे जो इसकी मैग्नीट्यूड है बच्चों वो क्या है? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो वेक्टर फील्ड है बच्चों, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास, ये मान लेते हैं हम लोग, देखो एक्स, चलो ये मान लेते हैं एक्स वाई और जेड। तो एक्स डायरेक्शन में जो मेरा वेक्टर फील्ड था उसकी वैल्यू कितनी थी? ये थी, मतलब इतनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। जे जे डायरेक्शन में ये हमारे पास वाई बराबर क्या है बच्चों? जे डायरेक्शन में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है बच्चों, सॉरी वेक्टर फील्ड की वैल्यू जो है 2y z है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और जो जेड डायरेक्शन में बच्चों है उसकी वैल्यू कितना है बच्चों? ये जेड डायरेक्शन हो गया, मतलब के कैप हो गया, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? एक्स स्क्वायर। तो ये मान लीजिए ये तो एक्स वाई जेड में वैल्यू दिया हुआ है, मैं सीधे सीधे कह दूं कि इसके जगह पे कितना गिवन हो बच्चों? मान लीजिए 6, इसके गिवन, इसके जगह पे कितना गिवन हो मान लीजिए, बस ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ 9, ये सपोज के लिए इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो मतलब कहने का सेंस क्या है बच्चों? जो वेक्टर फील्ड है उसका एक्स डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है? 6i कैप, 9j कैप और 4k कैप, इस तरह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब इसी के अंतर्गत ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस एरिया में, जितने एरिया में भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो कोई ना कोई तो इसका एरिया होगा ना बच्चों। बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड है ना, फील्ड, तो कोई ना कोई तो इसकी एरिया होगी ना, हर जगह तो नहीं ये होगा ना। तो एक एरिया होगा, जैसे हमने बताया था कि हाँ ये वेक्टर फील्ड ए है उसी में एक कर्व ड्रा करिए। तो ये हमारे पास एरिया मिल गया ए का कि एक्स में इतना है, वाई में इतना है, जेड में इतना है। इसी में मैंने क्या कर दिया? एक कर्व ड्रा कर दिया। और जब कर्व ड्रा किया बच्चों तो ये कह रहा है कि एक्स में इसकी वैल्यू कितनी है कर्व की? वो है टी। वाई में कितनी है बच्चों? टी स्क्वायर। और जेड में कितनी है बच्चों? टी क्यूब। कब? ये जब मैंने कर्व को ड्रा किया। और कहाँ ड्रा किया? यही वेक्टर फील्ड जो गिवन है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो भी हो, जितनी ये लेंथ गई होगी उसी में हमने ड्रा कर दिया। बात समझ में आ गई। अब क्या करना है हमको? इसी का लाइन इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। आइए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। लाइन इंटीग्रल कैसे निकलेगा इसका देखिए। चलिए एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखिए इसको सोल्यूशन हम लोग करते हैं कैसे। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ रहा होगा। देखो बच्चों, समझोगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। बहुत ही सिंपल लाइन इंटीग्रल है। अब यहाँ पे देख लीजिए हम क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ए डॉट क्या करेंगे? डी आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ए वेक्टर फील्ड है, तो मैंने कहा था ना आपके पास, अगर ए वेक्टर फील्ड है तो इसके पास कौन कौन सी वैल्यू है? ए एक्स आई कैप, ए वाई जेड कैप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखिए इसको, ए जेड के कैप, ठीक है। तो सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने क्या कर दिया? लिख दिया, ठीक है ना। और ए एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर कराओगे बच्चों, यहाँ से कंपेयर कराओगे यहाँ से, तो ये जो वैल्यू है बच्चों वो किसकी है? ए एक्स की है। ये जो वैल्यू बच्चों किसकी है? ए वाई की है।
और ये जो वैल्यू है बच्चों वो किसकी है, ए जेड की है। बात समझ में आ गई। तो ये हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो वही हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसको एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसा कैसे वैल्यू यहाँ पे लिखी जा रही है। मैंने क्या कहा आपके पास इंटीग्रेशन ए इंटू डी आर कर दिया, वेक्टर फील्ड भी लिखना तो लिख दीजिए, लिमिट अभी हम लोग आगे लगा लेंगे आवश्यकता अनुसार। अब इसी चीज़ को क्या करना है, मुझे ब्रेक कर देना, क्या ए एक्स डी एक्स में। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं ए वाई डी वाई में, और प्लस ए जेड डी जेड में हम इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे पूरे को। क्या हमारे पास है, देखिए इंटीग्रेशन ए एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों बताइए, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू वाई जेड डी एक्स। अब ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड। ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस कहाँ से हो गया, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में प्लस है ना, प्लस ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देख लीजिए क्या है, अब हमको पता है बच्चों कि क्या है, x बराबर टी है, y बराबर क्या है बच्चों टी स्क्वायर, और z बराबर क्या है बच्चों टी क्यूब है, और साथ ही लिमिट क्या है t की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है बच्चों 0। तो साथ में ये सारी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। कैसे, देख लीजिए, y की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या कर दोगे आप इंटीग्रेशन टी का पावर 4 माइनस जेड की वैल्यू क्या है बच्चों टी क्यूब है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी का पावर 6। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे लिए, यहाँ पे x बराबर t है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ बच्चों dx, तो dx बराबर क्या मिलेगा बच्चों dt। समझ में आ गई बात, dx बराबर क्या मिला dt। तो हमने यहाँ पे dx की जगह पे क्या पुट कर दिया बच्चों dt, और लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 तक। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखिए हमारे पास क्या है, फिर लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास, अब यहाँ देखिए 2yz, तो बच्चों यहाँ पे 2 तो मेरे पास बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा मेरे पास बाहर आ जाएगा। अब y बराबर क्या है, यहाँ पे देखो गलत कर दिया हूँ मैं, यहाँ पे dy होगा। ठीक है, क्या होगा dy। अब देखिए yz, तो y की वैल्यू क्या है बच्चों टी स्क्वायर है, और z की वैल्यू क्या है बच्चों टी क्यूब है। तो कितना हो गया बच्चों, t का पावर कितना हो गया बच्चों 5 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए dy निकालना है बच्चों, देखिए यहाँ से dy निकालिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, dy बराबर क्या मिलेगा बच्चों टी स्क्वायर है, तो 2t करेंगे। ठीक है, 2t करेंगे, और t बराबर फिर क्या करेंगे बच्चों dt करेंगे। तो यहाँ से हमको ये सारी वैल्यू मिली, कितनी वैल्यू मिली बच्चों, 2 को मैंने बाहर कर लिया है, वाई टी की जगह पे क्या मिला बच्चों t का पावर 5 मिला बच्चों, फिर हमको मिला क्या बच्चों 2t मिला, और फिर इनको क्या मिला बच्चों dt मिला। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर एक्स स्क्वायर है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे लिए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डी जेड है, तो डी जेड देखिए यहाँ पे निकालिए, यहाँ से निकालिए बच्चों डी जेड क्या मिलेगा 3t इंटू फिर टी मिलेगा। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, और डी जेड की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3t इंटू डी टी। समझ में आ रहा है ना वैल्यू कैसे रखा जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आगे बढ़े हैं। देखिए अब लिमिट, सब में लिमिट वही होगा बच्चों 0 से लेके 1 तक इसमें लिमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी लेके 0 से लेके 1 तक लिमिट हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे 0 से लेकर 1 तक लिमिट, क्यों, क्योंकि वही वैल्यू t तक दिया हुआ है, t की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को सेपरेट कर दूँ, अगर यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा t का पावर 4 माइनस टी का पावर 6 dt, अभी कर लेते हैं इसको, प्लस इस टू को बाहर लाइए 4, और 0 to 1 टी का पावर 5, टी का पावर 1 कितना हो गया बच्चों टी का पावर 6, ये हो गया dt, प्लस यहाँ पे देख लीजिए 0 to 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 3 बाहर आ जाएगा हमारा, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास टी का पावर 4 और dt। क्लियर हो गया। चलिए अब फटाफट हमको बस करना है, ये देखिए टी का पावर 4 इंटू टी का पावर 6 इंटू डी टी है,
तो इसका जब करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा बताइए हमारे पास, बोलिए क्या मिलेगा हमारे पास, टी का पावर, बोलिए इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर अगर 5 है इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, सबसे पहले क्या मिलेगा यहाँ पे, अगर 4 है यहाँ पे, अगर 5 है यहाँ पे इंटीग्रेशन, 1 मिनट, एक्स का पावर 5 इंटीग्रेशन है तो कैसे करते हो बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, एक्स का पावर 5 बटे एक्स का पावर 6, याद आ रहा है, अगर हमारे पास एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर क्यूब बटे 3, एक्स का पावर n+1 अपान n+1, यही होता है ना, बताइए कोई दिक्कत, अगर -1 है हमारे पास इंटीग्रेशन का, मान लीजिए एक्स का पावर -1 तो -1/x² हो जाता है, ठीक है, क्लियर होगा। तो यहाँ पे वो इसीलिए होता है कि माइनस हम लोग, अच्छा मैं प्लस कर दे रहा हूँ क्या यार, ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन क्या कर लेंगे, ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका भी क्या कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो सेपरेटली क्या करेंगे हम लोग अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको इंटीग्रेशन करके क्या कर लेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको इंटीग्रेट करके। वीडियो थोड़ा लंबी हुई, 40 मिनट हो गया, मैंने नोटिस नहीं किया, ठीक है, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कर लेंगे ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता ही है आपको, आप इसको आगे प्रोसीड करके जो भी वैल्यू आएगी अपना लिमिट पुट करके क्या कर लीजिएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, लाइन इंटीग्रल का थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्या कर लिया हम लोगों ने समझ लिया, ओके, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।